नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन आयिल्लो आसा आणि ही कार्यावळ भरपूर आमच्या खातीर खास आसतली. कारण आजकाल आमी गोंयांत जायते मुद्दे पळयता आसतले. खुबशे पॉलिटिकल मुद्दे किंवा बाकीचे लोकांचे मुद्दे हे सगळे चालू आसतना असो एक मुद्दो जो आमकां सोशल मिडियाचेर किंवा न्यूज प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हळ्यार टॅक्सीचो. आणि अशें हालीं आमकां जी गोश्ट आयकपाक आयिल्ली की अपना भाडा हो जो ॲप आसा तो आमच्या गोंयांत रोखडोच सुरू जावपाचो आसा आणि ताजे बद्दल चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आयज ह्या वेळार आमच्या बरोबर आसा फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अपना भाडा मुर्तुजा अली सर. सर, वेलकम टू द शो. जी थैंक यू सचिन जी. सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू हाल ही में हुआ था सर, एंड उसके बाद में रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो लोगों का तो जो है अपनी जगह ठीक है, लोगों का रिस्पॉन्स क्योंकि उनको कोई अच्छी चीज मिलने वाली है. लेकिन क्योंकि अभी तो हम आए नहीं है, लेकिन अभी से सिचुएशन ऐसी एक टेरर सा बना हुआ है टैक्सी वालों के अंदर. और काफी जो है वो लोग नाराज से भी लग रहे हैं. यूनियन आपकी जो है, क्योंकि नया कोई आना उनको एक्सेप्ट नहीं है, जैसा फीडबैक जैसा मेरे पास भी आ रहे हैं. और ऑब्वियसली अगर आपने दूसरा इंटरव्यू कॉल किया है तो आपके पास ऐसे फीडबैक आए होंगे, तो जो मैसेज है वो तो आपके पास क्लियर है. सर, एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे गोवा में हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज, मतलब टैक्सी जो गोवा के टैक्सी ओनर्स है और ऐप बेस्ड टैक्सीज है उनके बीच में काफ़ी सारा तनाव या फिर काफ़ी सारे झगड़े या फिर पुलिस केसेस ये सब देखने को मिल रहे हैं. इसके बीच में आप जो अपना भाड़ा ऐप ला रहे हैं वो सब आप कैसे किस नज़रिए से देख रहे हैं अभी? देखिए, अगर इसको सचिन जी हम डिटेल में बात करें हम्म. तो मैंने जैसा पहले भी बताया था, हमने इसको लेके काफी रिसर्च किया. हम्म. अगर थोड़ा सा हम टैक्सी से हटके टूरिस्ट सिनेरियो को भी देख के बात करते हैं, गोवा की इकोनॉमी को भी देख के बात करते हैं. गोवा की इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर टिकी हुई है, हम्म. राइट. अभी माइनिंग आपका बंद है, कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जो वहां पे उठ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर टिकी हुई है. पिछले 5 साल के अंदर आपका जो टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट, मैं इंटरनेशनल की तो बात नहीं करता, इंटरनेशनल कई सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, हम्म. लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट आपका लगातार हर साल डाउन पे डाउन जाता जा रहा है. हम्म. और अगर हम बात करें एक स्टैटिक्स से हम बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं, तो जो मैंने ऑपरेटर्स से बात करी, टूर ऑपरेटर्स से पैन इंडिया लेवल पे, ओके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोवा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल. क्योंकि गोवा में बैठ के कोई ऑपरेटर इनबाउंड टूरिज्म नहीं ला सकता, उसके लिए लोकल फैक्टर्स काम करते हैं. जैसे दिल्ली के अंदर, बॉम्बे में या और सिटीज से टूरिस्ट आता है तो अपने लोकल ऑपरेटर के थ्रू या फिर अब एमएनसीज के थ्रू, एमएनसी टूर ऑपरेटर्स जितने भी हैं, मेक माई ट्रिप या आपका जो भी चल रहे हैं, उनके थ्रू वो ऑपरेटर आते हैं. और वो ऑपरेटर जो टूरिस्ट लेके आ रहे हैं, हम्म. 2015 में जितने ऑपरेटर काम कर रहे थे और गोवा के टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे थे, उसमें से 60% ऑपरेटर्स ने गोवा के लिए काम करना बंद कर दिया. ओ. अब ये फिगर्स आई डोंट नो गोवल्स को पता है या नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को लेके. 60% ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है. एक फिगर ये हुआ. सेकंड फिगर ये, सेकंड चीज मैं आपको एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2015 में जब एक टूरिस्ट, आप देखेंगे कि टूरिस्ट कौन आता है, तो जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, यानी जो हनीमून पैकेज होता था, उसमें 65% लोगों की चॉइस गोवा होती थी, जो आज सिर्फ 20% लोगों की रह गई. तो ये जो फर्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? आपने लोकल लेवल पे टैक्सी ड्राइवर या ऐप ऑपरेटर के ड्राइवर्स के बीच में जो झगड़ा होता है, पुलिस केस बनता है, जो भी एक्टिविटी वहां होती है, आपको क्या लगता है उसका असर सिर्फ गोवा के ऊपर पड़ता है? नहीं, उसका असर पैन इंडिया में जाता है. क्योंकि जो टूरिस्ट बैठा होता है उस टैक्सी में या जो टूरिस्ट वहां होते हैं, वो लोग जो देख रहे होते हैं, वो जो सीन लेके जाते हैं, जो उनके माइंड में गोवा को लेके एक हिस्ट्री बननी चाहिए, उसमें ये इंसिडेंस एक धब्बा बन के चले जाते. आप इंसिडेंस देखिए,
आप टूरिस्ट गाइड, आपकी जो एडवाइजरी होती है या जो आपकी एक डायरेक्टरी जिसमें फीडबैक लिख के जाता है टूरिस्ट गोवा का, गोवा का टूरिज्म डिपार्टमेंट कभी उसको वॉच करता है? कैसे फीडबैक आते हैं? आप कभी गोवा के टूरिस्ट का फीडबैक लेने के लिए गोवा से बाहर निकलिए, या गोवा के डिपार्चर, आपके अराइवल जो डिपार्चर जो एयरपोर्ट का है वहां पे खड़े होके जो जो टूरिस्ट गोवा से बाहर जा रहे हैं, जरा आप उनका फीडबैक लेके देखिए, या बाहर निकलने के बाद डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे आके फीडबैक लेके देखिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, बात उससे आगे कहीं ज्यादा है। आप समझिए एक चीज कि अभी मैं मेरी बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं ये दो के सोल्यूशन की बात करूं। जो आपने सवाल उठाया ना कि ये लोग झगड़ा करते हैं, एफ बेस और ये, तो देखिए गाड़ी वही है जो गोवा माइल्स चला रही है, और गाड़ी वो भी है जो यूनियन के लोग चला रहे हैं। सेम व्हीकल है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम टूरिस्ट है। आप समझो कि दोनों का गाड़ी चलाने का खर्चा सेम है, दोनों का ईएमआई सेम आता है, दोनों का डीजल का एवरेज, डीजल या पेट्रोल का एवरेज सेम आता है, दोनों के ड्राइवर की सैलरी सेम है, ठीक है, दोनों के खर्चे सेम है। अब अगर जिस रेट पे गोवा माइल्स आज काम कर रहा है, क्या उस रेट पे ऑपरेटर काम नहीं कर सकते? तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है कि आप कॉम्पिटिटर को खड़ा नहीं रहने देने के लिए उसके साथ आप मारपीट करो। जब वो काम कर सकता है तो आप भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ उसको एक्स्ट्रा पैकेज तो दिया नहीं। अभी सेम चीज में मैं आ रहा हूं, ठीक है, मेरे पास भी वही गाड़ियां रहेंगी, मेरे पास भी वही ड्राइवर्स रहेंगे, मेरे पास भी वही ईएमआई रहेगी, मेरी गाड़ियों का भी वही डीजल का या पेट्रोल का एवरेज आएगा। कॉस्ट डीजल की बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट तीनों को आने वाला है, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट तीनों को आने वाला है। तो अभी अगर मेरे लिए सर्वाइवल है तो आपके लिए सर्वाइवल क्यों नहीं है? क्या जरूरी है कि आपको इंडिया से अलग इस चीज के ऊपर जाना है? आप इस चीज पे फोकस करिए ना कि आप अपना बिहेवियर सुधारेंगे, आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, टूरिस्ट को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, ज्यादा टूरिस्ट आएगा तो भी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक बात उनकी कहने है कि सर अभी जो झगड़ा हो रहा है क्योंकि वो ऐप बेस्ड टैक्सी आ रहा है इसीलिए झगड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर हम गोवा के लोग टैक्सी चला रहे हैं तो बाहर का कोई गोवा में आके क्यों करना चाहता है। इस मुद्दे को आप किस किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, अब इसको इस तरह से समझिए, इसको थोड़ा सा ये समझिए कि बाहर के लोग गोवा में आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है बाहर का, ठीक है। अब ये झगड़ा जो टैक्सी में हुआ, अगर ये झगड़ा होटेलियर्स के अंदर हो जाता, रेस्टोरेंट वालों के लिए हो जाता कि साहब बाहर का आदमी यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा, बाहर का आदमी यहाँ खाना नहीं बनाएगा, तो आप ये समझो कि टूरिस्ट की डिमांड क्या है। आप जो काम कर रहे हो दूसरा भी वही काम कर रहा है। बाहर का ड्राइवर आके जो गाड़ी चला सकता है वो 24 घंटे में से 12 घंटे दे सकता है। अगर आप ही ने वो 12 घंटे दे दिए होते तो बाहर के आदमी को आने की चांस मिलता क्यों? आपने ललचाया हुआ तो आपने है। आज अगर आप देखें कि मैं अगर दिल्ली में ऑपरेशन स्टार्ट करूं, मैं बेंगलोर में ऑपरेशन स्टार्ट करूं, मैं मुंबई में ऑपरेशन स्टार्ट करूं, ठीक है, या मैं इंडिया के किसी और कोने में ऑपरेशन अपने स्टार्ट करूं, तो वहां पे कंपटीशन में प्राइस मेरा अगर मैं 15 रुपए रख रहा हूं और कॉम्पिटिटर भी 15 रुपए रख रहा है, तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरे साथ साथ कोई भी और ऑपरेटर होगा उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जब आप वहां पे 35 रुपए पे चला रहे हो और मुझे पता है कि 35 रुपए में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो मैं क्या कोई भी आके वहां आके काम करेगा? आप अफोर्डेबल प्राइस में टूरिस्ट को अवेलेबल कराओगे तो कंपटीशन कंपटीशन आप आपस में हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो शायद हम जैसे लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब इसको दूसरे एंगल से देखिए तो सचिन जी, कि आप एक टूर लेने जाते हैं, ठीक है, आपकी पॉकेट में 25,000 रुपए है, आप एक डोमेस्टिक ऑपरेटर के पास जाते हैं कि मुझे गोवा जाना है, मुझे 2 नाइट 3 डेज का हॉलिडे पैकेज बना के दें। आपका गोवा का कोई भी ऑपरेटर एक अच्छा पैकेज बना के देगा, वो 35,000 रुपए तक दे पाएगा, लेकिन आपको वो ऑफर कर देगा कि 25,000 रुपए में आप दुबई चले जाएं। अब आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप क्या करेंगे?
चॉइस लेंगे दुबई की। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो फीडबैक है कि गोवा के अंदर परेशानी है टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स की, ऑपरेटर्स की, और उसके बाद गोवा का पैकेज महंगा पड़ रहा है, दुबई का पैकेज सस्ता पड़ रहा है। अब एक पैकेज को अगर आप उसको पैकेज की कॉस्ट को अगर आप देखेंगे तो गोवा के पैकेज में 55 to 60% डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, अलग अलग बीचेस पे घूमने के लिए जो कॉस्ट है वो टोटल पैकेज का 55 to 60% होता है, राइट? अब अगर हमने उस पैकेज के अंदर अगर मैं पैकेज दे रहा हूं और मैंने मेरे पैकेज में 35 रुपए से 15 रुपए पे मैं टैक्सी के रेट को ले आया, तो लोकल जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो कॉस्ट आधी हो गई, यानी वो 60% से जो 60% का एवरेज था वो आ गया 30% पे, ठीक है? तो ओवरऑल कॉस्ट के अंदर 25% का फर्क आ गया पैकेज बनाने वाले के लिए। तो मेरे आने के बाद अगर वो 25,000 रुपए में दुबई का ट्रिप और 25,000 रुपए में ही गोवा का ट्रिप देगा, तो क्या गोवा का टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सही बात है टूरिज्म सर। बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा पैसेंजर आपके पास आ रहे हैं, तो आपको कहां फर्क पड़ रहा है? मैं अगर गोवा में प्लानिंग करके आ रहा हूं तो मैं इस प्लानिंग के साथ में आ रहा हूं कि मैं गोवा के लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, गोवा के ऑपरेटर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, टैक्सी ऑपरेटर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं डोमेस्टिक ऑपरेटर्स के साथ में काम कर रहा हूं, मैं उनको अपनी सर्विसेज के पैकेज अपने रेट्स में उनको ऑफर कर रहा हूं कि आप अगर मेरे से सर्विसेज लेते हैं तो मैं आपको इस रेट्स में अवेलेबल कराता हूं। अगर पैकेज का रेट कम हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो अगर मेरे आने से आपका 25% टूरिज्म बढ़ जाता है, तो क्या मैं उस 25% टूरिस्ट को कवर कर पाऊंगा अकेला? मैं तो 150 गाड़ी लेके आ रहा हूं, आपके पास 10,000 गाड़ियां हैं, मेरी गाड़ियां फील्ड्स के अंदर मैं सिर्फ 1.5% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। जो नंबर्स हैं टोटल वहां के, उसमें 1 से 1.5% की बढ़त हो रही है, लेकिन टूरिस्ट 25% बढ़ता है, तो वो 23.5% का बैकअप किसको मिलने वाला है? तो तो ये चीज उनको समझनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो इसमें नुकसान उनका है, क्योंकि गोवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है? सही बात। और हमारा संविधान हमको अलाउ करता है कि हम कहीं भी जाके फेयर, एथिकल और सही बिजनेस करें, उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी रोकता नहीं है। सिर्फ एक अकेला स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जहां आर्टिकल 370 था, अब तो गवर्नमेंट ने वो भी हटा दिया। अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत सही कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को बाहर के ऐप बेस्ड टैक्सी को या ड्राइवर्स को यहाँ नहीं आना चाहिए, और आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट ने आपको कोई रिजर्वेशन दिया, कोई अमेंडमेंट, कोई कानून मुझे ऐसा बता दो जो मुझे आने से रोक सकता हूं? अगर कानून ने मुझे इजाजत दी है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून जब बना तो सबका ध्यान रख के बना। अभी आप समझिएगा 25% टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो होटल्स का बिजनेस बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो गवर्नमेंट आपका डेवलपमेंट कर पाएगी। अगर बाहर से कोई टैक्सी ड्राइवर आएंगे, मान लीजिए कि 400-500 टैक्सी ड्राइवर आके गोवा में, अभी तो मैंने ये कहा है कि मेरे टैक्सी ड्राइवर सब गोवा के हैं, अगर मैं बाहर से लेके आता तो 500 ड्राइवर कहीं तो कमरा लेके रहते, तो जिनका वो घर किराए पे लेते, उन मकान मालिक की इनकम बढ़ती, गवर्नमेंट को लाइट पानी का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता, कहीं से वो खाना खाते, राशन खरीदते, उससे भी तो बिजनेस बढ़ता। तो ओवरऑल आप ये समझोगे कोई आपके यहाँ आएगा, आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां जब बंद रखोगे तो बाहर से ताजी हवा नहीं आएगी, आप खिड़की दरवाजे खुले रखोगे ताजी हवा आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको चोरों से बच के आपको रहना है, लेकिन ताजी हवा से तो आपको मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, सूरज की रोशनी मिलेगी।
सर आपने एक बात कही थी कि 60% जो टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो डाउन हो चुका था, एंड 2015 में जो न्यूली मैरिड कपल जो है 65% है वो 20% तक आ गए थे। क्या रीज़न लगता है सर ये, मतलब हम लोग ये टैक्सी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या टैक्सी का जो बिजनेस है या फिर टैक्सी उसके टूरिज्म कम होने में कितनी जिम्मेदार है, आप क्या लगता है आपको? मेरी तरफ से तो पूरी तरह जिम्मेदारी है, पूरी तरह जिम्मेदार वही है। क्यों? क्योंकि आज अगर एक टूरिस्ट मेरी कैब में बैठे और आपके ड्राइवर उनको उतारें, उनके साथ धक्का मुक्की करें, ड्राइवर बदतमीजी करें, आपस में झगड़ा हो जाएगा, तो टूरिस्ट के लिए परेशानी हो जाती है। वो अपने आप को कहां सेफ फील करता है? टूरिस्ट कहीं सेफ है क्या? आप बताएं टूरिस्ट के साथ क्या अच्छा बर्ताव होता है? होटल्स के अंदर कभी मिसबिहेव नहीं होता, साइट सीइंग में कभी मिसबिहेव नहीं होता। क्यों अकेला टैक्सी के अंदर ये मिसबिहेव होता है? और जो एक्सपीरियंस खराब होगा, आज न्यूली मैरिड कपल आ रहा है तो उसको सबसे ज्यादा सेफ्टी तो बाहर ही चाहिए ना। होटल के रूम के अंदर तो उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना खाते तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पब में या कैसीनो के अंदर तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। डिस्टर्बेंस कहां होता है? डिस्टर्बेंस होता है आपके ट्रेवल करने के दौरान, कि जब वो किसी कैब को बुक कर लेता है या कोई जो है ऐप ड्राइवर उसको बुकिंग ले लेता है, उनके साथ बैठते हैं, तो जब ड्राइवर को मारा तो पैसेंजर अपने आप को सेफ फील करेगा क्या? अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंस हुई है, 3 ड्राइवर सीरियस आपके इंजर्ड हैं गोवा माइल्स के, मैंने भी आप ही के चैनल पे देखा। तो उसके अंदर अगर उसमें जब पैसेंजर जो बैठा था, क्या वो पैसेंजर एक अच्छा इंप्रेशन लेके जा रहा है? पैसेंजर ये सोच के जा रहा है कि जान बची और लाखों पाए? सर लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो पहले भी गवर्नमेंट को बताया था कि अगर ऐप बेस्ड टैक्सी है तो हम एजिटेशन करेंगे, ये सब कुछ होगा, तो ऐप बेस्ड टैक्सी नहीं चाहिए कि गोवा के टैक्सी का जो लोकल टैक्सीज है उनका बिजनेस चला जाएगा। और आप यहाँ पे आपने अभी ये बात आप उनको कैसे समझाएगी कि गोवा के ही लोगों को जो बिजनेस मिलेगा, या फिर आपने एक बात भी कही कि बाहर से भी टैक्सी अगर लाने पड़े, या फिर ऐसा कोई विचार है आपका? अभी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो बार बार आपको ये चीज बोलेंगे, मेरे तो पूरे ड्राइवर्स गोवेंस हैं, यहां तक कि 45 मेरी फीमेल ड्राइवर हैं, ठीक है, वो भी गाड़ी चलाएंगी और उनको हमने, वो ब्लैक बेल्ट ट्रेंड है, वो अपनी सेफ्टी भी कर सकती है, पैसेंजर की सेफ्टी भी कर सकती है। अभी इसमें थोड़ी गलती तो आपकी गवर्नमेंट की भी है। उनको, टैक्सी ड्राइवर्स को ऐप बेस्ड टैक्सी आने के पहले उनको फेवर में लेना चाहिए और कुछ इनको सोचना चाहिए कि आप अगर अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, अभी देखिए दो चीजें होती है, आप 10 रुपए कमाना चाह रहे हैं, 10 पैसेंजर आ रहे हैं, आप 100 रुपए कमाएंगे। और वही अगर आपने आपने कर दिया, अपना रेट को कम करके 8 रुपए कमाना चालू कर दिया और पैसेंजर आ गए 25, तो आपका एवरेज कितना पहुंच गया? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना। अब आप ये सोचें कि आप वहीं के वहीं बैठे रह गए, तो इससे गोवा का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पाए क्या? आप सिर्फ एक पैसेंजर, अभी ऐप बेस्ड टैक्सी होने के बाद आपको भी तो नया नया बिजनेस मिलेगा ना, आपको भी तो पैसेंजर का एडवांटेज मिलेगा। सर अभी ऐप बेस्ड टैक्सी के ऊपर और एक यहाँ पे एक सुझाव आ रहा था कि अगर गोवा में जो टैक्सी ओनर्स या फिर टैक्सी चलाने वाले थे बहुत एजेड है या फिर बहुत सालों से चला रहे, तो उनको ऐप यूज करने में थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं कि ये कैसे हैंडल करेंगे आप सर? मेरा जो ऐप है जिस दिन वो आएगा, मेरे ऐप में तो इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो तो टेक्स्ट मैसेज में भी आ रही है। अब आप बात करें कि अगर एजुकेशन की, तो किसी चीज को सिखाया भी तो जा सकता है ना। आज आपके यहाँ एटीएम जब आया था, कितने लोग एटीएम यूज करते हैं? 95%। और गोवा के अंदर तो बहुत अच्छी चीज ये है कि लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं, इलिटरेट पीपल नहीं है। अगर एजेड है तो उनको सीखना कोई भी चीज सीखना बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आपके पास विश और विल होना चाहिए ना। अगर उससे आपको 2 पैसे का फायदा मिलता है तो उसको सीखने में क्या तकलीफ है? सही बात है। सर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अगले महीने अभी लॉन्च करने की आप लॉन्च कर रहे हैं गोवा में, तो अभी टूरिज्म बढ़ाने के इसमें आपका क्या ये है, मतलब आपने बोला कि आपका ऐप गोवा में आने से ये टूरिस्ट 25% बढ़ेगा। कैसे सर, क्या लगता है आपको कि रेट्स आपके कम हो गए, या फिर कैसे आप बढ़ा सकते हैं उनको? देखिए बढ़ेगा कैसे है कि हम अपनी मार्केटिंग गोवा में नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे।
और हम ऑपरेटर्स के साथ में कांटेक्ट करके उनको अपने रेट्स ऑफर कर रहे हैं। जब टूरिस्ट को भी अगर पैकेज सस्ता मिलेगा तो टूरिस्ट आएगा। हम्म। हम अपने कस्टमर खुद ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो टूर्स और ट्रेवल्स जो पैकेज देते हैं उनको पहले से भी आप बता के और टूरिस्ट गोवा में लाके आप यहाँ पे बिजनेस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हमने वही करना है। हमने लोकल बिजनेस को डिस्टर्ब ही नहीं करना। जब मेरे पास अपना पैकेज होगा, मेरा अपना ऑपरेटर होगा, वो अगर हमको कोई पैकेज में जोड़ता है साथ में और हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका जब पैसेंजर आएगा तो मेरा ऑपरेटर, मेरा जो ड्राइवर है, उसको एयरपोर्ट से उठाएगा, उसको उसके होटल में छोड़ेगा, उसके बाद उसको ट्रेवल कराएगा, उसको वापस एयरपोर्ट में छोड़ेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा टूरिज्म दिया, मेरे अपना काम कर लिया, मेरे को वहां पे लॉजिस्टिक मिली, लेकिन होटल वालों का बिजनेस बढ़ा, गवर्नमेंट को टूरिस्ट से जो रेवेन्यू आना है वो आया। तो मैंने लोकलाइट्स को, लोकल टैक्सी ऑपरेटर को डिस्टर्ब कहाँ किया? अगर मैं यहाँ नहीं आता हूं तो मैं टूरिस्ट भी नहीं ला रहा हूं। मैं गोवा टूरिज्म के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। आज अगर गोवा आपके इस बिहेवियर की वजह से, क्या गोवा टूरिज्म टूरिस्ट ला पाई? वो काम तो मैं कर रहा हूं ना। तो मैं तो अपना बिजनेस अपने लिए काम कर रहा हूं और सबको बेनिफिट देके जा रहा हूं। अभी ये सोचना आपकी गवर्नमेंट को है कि वो मुझे कैसे सपोर्ट करती है। मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, ज्यादा बिजनेस आएगा। अभी मेरे साथ भी वही तोड़फोड़, वही गुंडागर्दी चालू हो जाएगी तो इसका लॉस सभी को मिलने वाला है। सर यही मैं पूछने वाला था कि अभी तो सिचुएशन बहुत टेंस्ड है, आप अगले महीने शुरू भी कर रहे हैं गोवा में टैक्सी, तो ये सब कुछ मतलब अभी बहुत अटैक्स हो रहे हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसके बारे में कि पहले भी कुछ सोचा है, मतलब शुरू करने से पहले कुछ सोचा है सर आपने? देखिए, ये तो होना था ना। ये कोई चीज नई नहीं है। हम्म। आपने वो नया दौर फिल्म देखी थी ना, जहां तांगे और बस की रेस हुई थी? हम्म। ठीक है, एक जनरेशन गैप आता है तो तकलीफ तो आती है। हम्म। अभी हमारे लिए सेफर साइड ये है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ये लोग भी कमा रहे हैं और वो प्रॉफिटेबिलिटी हमको भी मिलेगी। तो एक फेयर कंपटीशन अगर करेंगे तो लंबे टाइम तक ये भी सर्वाइव कर पाएंगे, हम भी सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मेरा ऐप तो सबके लिए खुला है ना, हम्म। सिर्फ रजिस्टर करने की देर है ना। ये भी तो काम करेंगे ना मेरे साथ में। मैं अगर आ रहा हूं, देखिए एक चीज होती है सचिन जी, हम्म। कि आपके परिवार में अगर बहू नहीं आएगी तो आपके खानदान का विकास रुक जाएगा एक जगह पे जाकर। ठीक है, तो आपको अगर अपना विकास चाहिए, अपना डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपके पास कुछ लेके आएगा। मैं आपके यहां अगर गाड़ियां डाल रहा हूं तो मैं पैसा लेके आ रहा हूं, मेरा मार्केट बनेगा तो पैसा आएगा। ठीक है, टूरिस्ट आएगा तो पैसा आएगा। मैं लेके क्या जा रहा हूं? आपके यहां से मैं कुछ लेके जा रहा हूं? हम्म। तो ये तो समझने की बात है। जिस दिन ये चीज समझ पाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट तो आप लोगों का, मीडिया का एक रोल होता है कि आप लोग इस चीज को, आज आपने इस चीज को समझा और आपने मुझे दोबारा बुलाया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके चैनल की कोई नेक नियति तो है कि आप भी चाह रहे हैं कि गोवा का डेवलपमेंट हो। सर और एक मुद्दा यहाँ पे है, ज़्यादातर जो टैक्सीज चलाते हैं जो ओनर्स है उनका खुद का मतलब विलेज वाइज या फिर एरिया वाइज स्टैंड रहता है, तो वो बाहर किसी और के जगह पे नहीं जाते या फिर एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उनके लिए ये होता है कि हाँ लिमिटेड भाड़ा होता है या फिर लिमिटेड जो कस्टमर्स होते हैं तो वो उसमें ही रहते हैं। अभी ऐप बेस्ड टैक्सी में उनका एक मुद्दा है कि वो कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं से भी भाड़ा लाते हैं और हमारा बिजनेस लेते हैं वहां से। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, अपने आप तो मैं किसी के घर पे दरवाजा खटखटाऊंगा नहीं कि आप मेरी गाड़ी में बैठो। ठीक है, ऐप बेस्ड टैक्सी को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो वो क्यों कर रहा है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कस्टमर ऐप बेस्ड टैक्सी की तरफ क्यों जा रहा है। आपका स्टैंड वहां पे है, आप लोकल में बैठे हो, और उसके बाद अगर कोई कस्टमर ऐप से टैक्सी मंगा रहा है तो या तो उसको कन्वीनियंस ही है या उसको कंफर्ट है। आपको दोनों में से एक चीज तो इंश्योर करनी पड़ेगी ना। आपको अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा और आपको प्राइस कंट्रोल पे आना पड़ेगा। आप अफोर्डेबल प्राइस में लेके जाओगे तो आपका लोकल कस्टमर पहले आपके साथ जाएगा, वो ऐप के जाएगा ही क्यों?
सही बात है। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल जो रेंट है, अफोर्डेबल आप ट्रेवल कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो गोवा में एक चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप मतलब उनके जो लेवल पे नीचे कैसे चार्ज कर सकते हो? कैसे मुमकिन है ये सब? कैसे मुमकिन नहीं है, आप मुझे बताएं। आप एवरेज निकालो दूसरे सिटी का और गोवा के ट्रेवल एक्सपेंस का, हम्म। ठीक है? एक्सपेंस का आप जब एवरेज निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके यहाँ डीजल क्या रेट है। आपके यहाँ डीजल आ रहा है 90 रुपए के आसपास, ठीक है? 90 रुपए राजस्थान में भी है, 90 रुपए मध्य प्रदेश में भी है, ठीक? जो प्रीमियम इंश्योरेंस का गोवा में पे हो रहा है वही प्रीमियम राजस्थान में भी पे हो रहा है, वही प्रीमियम एमपी में भी पे हो रहा है, ठीक है? परमिट या फिटनेस का पैसा उतना ही है, और ये सारे खर्चे पे पर किलोमीटर पे तो चलते नहीं है। आप डीजल का खर्चा जो आपकी गाड़ी चलेगी तभी आप पे करोगे। तो जहां राजस्थान या मध्य प्रदेश या केरल या दिल्ली या फिर आपका वेस्ट बंगाल या बिहार में जो गाड़ी मैक्सिमम 10 से 15 रुपए किलोमीटर के बीच में चलती है, आप उसको 25 से 35 रुपए के बीच में चला रहे हैं। तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे कौन से हैं? ये अलग बात है। क्या आप जो दो भाड़े मार सकते थे, अभी आप एक चीज समझिए, आपका टैक्सी, आपका जो यूनियन के जो ड्राइवर है 35 रुपए किलोमीटर में चलते हैं या 25 रुपए किलोमीटर में चलते हैं, और दिन भर में एक ट्रिप मारते हैं, 2,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है? कस्टमर तो जाने वाले 4 थे ना, तो बाकी के 3 कस्टमर जो 25 से 35 रुपए में नहीं अफोर्ड कर सकते, वो गोवा माइल्स को यूज कर लेते हैं। तो वो 3 कस्टमर आपने लूज कर दिए ना। अगर आप ही अफोर्डेबल कर रहे होते तो गोवा माइल को स्टैंड मिलता क्या? या गोवा माइल के बाद हम लोग आ पाते? हमको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई तो आपने। तो आपका ये कहना है कि जो अफोर्डेबल प्राइस है, या फिर जो टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ओनर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, उससे कई ज्यादा अभी गोवा में रेंट चल रहा है, और बिल्कुल, इसी के कारण बहुत टूरिज्म को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। टूरिज्म को बहुत इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे अगर यूनियन काम करती या अगर ये कर सकते होते तो आज गोवा माइल्स के साथ इनको दिक्कत नहीं होती। अभी अगर हम आ रहे हैं तो हम इस चीज को अपने आप को समझ के आ रहे हैं। हमने हमने सारा सिचुएशन देखा है कि गोवा माइल्स के ड्राइवर्स के साथ आप लोग आपके यहाँ मारपीट होती है, उसको चलने नहीं देते हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ होती है। अभी वो सारा एडवांटेज अगर मैंने मेरा प्राइस रखा हुआ है तो बट नेचुरल है कि मैंने इसका ध्यान रखते हुए अपने प्राइस को इतना नीचे भी नहीं लाया हूं कि मैं ये खर्चे बर्दाश्त ना कर पाऊं। तो मैंने राजस्थान, दिल्ली या मध्य प्रदेश के बराबर तो प्राइस रखा नहीं है। मैंने उसके बीच का प्राइस रखा है कि अगर अगर हमको ये लॉस भी फेस करने पड़े तो हम करेंगे। सर जी, बहुत सारी बातें आपने कही है, एंड मुझे शायद लगता है कि ये जो टैक्सी ओनर्स है या फिर गोवा के लोग हैं, उनके जो समझने की बात है उनके लिए। एंड एट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि ये क्यों, मतलब ऐप बेस्ड टैक्सी को, यानी कि अभी हम नेक्स्ट जनरेशन में जी रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, तो क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर एक एक बड़ी चीज और है हम्म। कि अगर आप ये जो यूनियन के ड्राइवर्स हैं इनका एक एज फैक्टर भी देखिए कि आप किस एज के अंदर ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। नई जनरेशन आज ऐप बेस्ट टैक्सी चलाना चाहती है, लेकिन नई जनरेशन यूनियन के साथ में गाड़ी नहीं चलाना चाहती, ठीक है? वो अपग्रेडेशन चाहती है। तो ये एक जनरेशन गैप भी है, क्योंकि आज ये लोग स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो स्मार्टफोन यूज कर रही है, उसको ड्राइविंग सपोर्ट चाहिए। आज आप ये समझिए कि ये लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते, तो ये ड्राइवर अगर स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे, जीपीएस इनको यूज करना नहीं आएगा, तो ये गोवा के बाहर जाके गाड़ी नहीं चला पाएंगे। लेकिन जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है, जो जीपीएस जिसको चलाना आता है, वो इंडिया के किसी भी कोने से आके गोवा के अंदर गाड़ी चला लेगा, क्योंकि उसको लोकेशन मिलेगा। तो ये चीज एक जनरेशन आपको ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का फायदा कहां कहां होता है। आप दूसरे को फायदा या दूसरे का काम रोकने की जगह उसका एडवांटेज आपने उठाने के लिए सोचना चाहिए। मेरा तो आपके टैक्सी ड्राइवर से, यूनियन के लोगों से मेरा तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे या गोवा माइल्स को या किसी और ऐप बेस्ड टैक्सी को ब्लेम करने की जगह अपनी चीजों में सुधार करेंगे तो ज्यादा एक्सेप्टेंस की बात है। क्योंकि देखिए, पब्लिक का चॉइस है, लोगों को आपका बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लोगों ने आना छोड़ दिया। आप कस्टमर को तो नहीं रोक सकते ना, इसका इफेक्ट तो धीरे धीरे पड़ता है। अभी आप पॉलिटिकली समझिए
कि गवर्नमेंट काम कर रही है, 5 साल के लिए चुन लिया, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो अगली बार दोबारा आ जाएगी, नहीं कर पाएगी तो कस्टमर, लोगों के हाथ में तो 5 साल में एक बार वोट पावर तो आता है, वैसा का वैसा पावर कस्टमर के हाथ में है। तो आपने वो कस्टमर चॉइस छोड़ दिया कि लोगों को चॉइस नहीं मिला, लोगों ने आना छोड़ दिया। लोगों को चॉइस मिलेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, आपकी सबकी इनकम बढ़ेगी। सो एक एंड बात यहाँ पे आती है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि डरा धमका के किसी बिजनेस को बंद करना, अपने बिजनेस को भी स्मार्टली आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो बात आपने कही है वो बहुत सही है, लेकिन देखते हैं कि कितना तक समझ लेते हैं जो हमारे गोवा के जो लोग भी हैं, एंड देन जो टैक्सी ओनर्स भी है, या फिर ये बात किस तरह से आगे बढ़ती है। सर जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, एंड होप ये इशू जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए गोवा के दृष्टिकोण में। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ओवरऑल इम्पैक्ट गोवा के टूरिज्म, गोवा के बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आशा करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।